नारायणपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। गांव में सभी लोग खुशहाली से रहते थे। हीरामन नाम का एक आदमी अपने दो बेटों के साथ गांव में रहता था। हीरामन के बड़े बेटे का नाम कालू और छोटे बेटे का नाम गोरा था। कालू गोरा की माँ का इनके बचपन में ही देहांत हो गया था और तब से हीरामन ने अपने बच्चों को बाप के साथ साथ माँ का प्यार भी दिया। कालू और हीरा भी अपने पिता से बहुत प्यार करते थे। हीरामन गांव में ही दिहाड़ी मजदूर का काम करता और इसी से उसका घर चलता था। ये ले हीरामल, अपनी आज की मजदूरी। पर मालिक, मैंने तो 25 रुपए का काम किया है। लगता है आपसे कोई गलती हो गई मालिक, आपने मुझे 5 रुपए कम दिए हैं। अरे मुझसे गलती हो गई, क्या बक रहा है बे? जाता है सीधी तरह या लात खाकर जाएगा यहाँ से? जबान लड़ाता है हाँ? हीरामन अपना छोटा सा मुंह लिए घर चला जाता है। उसके साथ आए दिन ये सब होता रहता, पर वो कभी भी अपने बेटों को ऐसी कोई भी बात नहीं बताता था जिससे वो दुखी हो और हमेशा उनके सामने खुश रहा करता था। बाबा आ गए, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैंने खाना बना दिया है। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। तेरे हाथ का बना खाना मिल जाता है तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। हीरामल, कल सुबह 6 बजे आ जाना। शहर से एक गाड़ी आने वाली है, 50 बोरियां लोड करनी है, 30 रुपए मजदूरी मिल जाएगी। जी जी सेठ जी, मैं आ जाऊंगा। अरे वाह, आज तो लगता है बोरियों में वजन ज्यादा नहीं है। लगता है ये बोरियां 30 किलो वाली हैं, 50 किलो वाली नहीं। अगर ऐसा है तो आज मैं दोपहर तक ही गाड़ी लोड कर दूंगा और मुझे इस काम की मजदूरी भी अच्छी मिलेगी। आज तो कालू और गोरा के लिए आइसक्रीम भी ले जाऊंगा। सच में वे दोनों मुझे घर जल्दी आता देख के बहुत खुश होंगे। अरे खड़े खड़े सो गया क्या? अभी तो तूने काम भी शुरू नहीं किया। बोल, तेरे बस की नहीं है तो मैं किसी और को बुला लेता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, मैं अभी अपने अपने काम पर लग जाता हूँ। हीरामन ने कड़ी मेहनत से सारी बोरियां दोपहर तक ही लोड कर दी और मजदूरी लेकर वो घर के लिए निकल गया। रास्ते में कालू और गोरा के लिए आइसक्रीम लेकर वो घर जाने लगता है। तभी गांव के जमींदार के दो आदमी आकर उसे जोर से धक्का देते हैं, जिससे हीरामन के हाथ से आइसक्रीम गिर जाती है। अरे अरे, कहाँ मोर की तरह उड़े जा रहे हो हीरामल? सूरदास हो गए हो क्या? जमींदार जी के सामने बिना सर झुकाए जा रहे हो? और ये आइसक्रीम कहाँ से चुरा के ला रहे थे? चुराई नहीं है, खरीद कर लाया था अपने बच्चों के लिए। तुमने जमीन पर गिरा दी। अच्छा, तो तेरी आवाज भी ऊंची हो गई अब। हमारे आदमियों को धमकाने लगा है। औकात भूल गया क्या अपनी? तू अपने आप को हमारी बराबरी का समझने लगा है। जमींदार जी, माफ करना मुझे, मैंने देखा ही नहीं कि आप यहीं पर हैं। माफी तो तुझे मिल जाएगी। इसके लिए गांव वालों के सामने तुझे नाक रगड़ कर माफी मांगनी होगी। हीरामन जमींदार के सामने बेबस था और उसने नाक रगड़कर जमींदार से माफी भी मांगी। पर घर जाकर उसने कालू और गोरा को हर बार की तरह इस बार भी कुछ नहीं बताया। पर हीरामन इस बार के दुर्व्यवहार से मन ही मन बहुत सदमे में था और सारी रात सोच में डूबा रहा। और अगली सुबह जब वो नहीं उठा तो बच्चों ने देखा कि हीरामन की सांसें थम चुकी हैं। दोनों भाइयों को कुछ समझ नहीं आता और वो रोने लगते हैं। गांव के कुछ लोग हीरामन के घर इकट्ठा हो जाते हैं और जमींदार के दुर्व्यवहार के बारे में कालू और गोरा को बताते हैं, जिसका उन्हें बहुत ही दुख होता है। पिता के अंतिम संस्कार के बाद दोनों भाइयों को घर पर एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा था, मेरी मौत के बाद तुम दोनों यहाँ से 7 कोस दूर माधवपुर नाम के एक गांव में चले जाना। वहाँ तुम्हें मंदिर में एक बुजुर्ग मिलेंगे। वो तुम्हें एक खजाने के बारे में बताएंगे, जिससे तुम्हारी मदद हो जाएगी बच्चों। कालू और गोरा माधवपुर गांव के लिए निकल जाते हैं और कई घंटों तक पैदल चलकर वो माधवपुर पहुंच जाते हैं। कालू भैया, मुझे तो यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा। ये कैसा गांव है भैया? मुझे तो डर लग रहा है। हाँ भाई, ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है कि गांव में सन्नाटा क्यों है। मगर तू डर मत मेरे भाई, मैं हूं ना तेरे साथ। चल आगे चलकर देखते हैं कि मंदिर कहाँ है। चलते चलते दोनों भाई मंदिर तक पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें एक बुजुर्ग मिलते हैं। तुम दोनों कौन हो बेटा? किसे ढूंढ रहे हो? जी, हम प्रतापपुर से आए हैं और स्वर्गीय हीरामल जी के बेटे हैं। पिताजी का 2 दिन पहले देहांत हो गया।
उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। पिताजी ने चिट्ठी में लिखा था कि आपसे मिलकर हम खजाने के बारे में जान लें। अच्छा अच्छा, बहुत दुख हुआ ये जानकर कि तुम्हारे पिता नहीं रहे। मैंने और हीरामल ने कई सालों तक कोयले की खदान में काम किया था। एक दिन खदान में हमें एक चमत्कारी पत्थर मिला जो एकदम सोने की तरह चमक रहा था। हमने गौर से देखा तो पत्थर के ऊपर एक नक्शा बना हुआ था। वो पत्थर गुफा में रहने वाले बाबा को दिखाया तो उन्होंने बताया कि वो एक चमत्कारी पत्थर है। वो नक्शा हमें खजाने तक लेकर जाएगा, पर वहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। हम दोनों बहुत खुश थे। इससे पहले कि हम वहां जाने की कोशिश करते, कोयला खदान के मालिक को ये बात पता चल गई और फिर उसने हीरामल पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसकी पिटाई की और गांव से भगा दिया। उसके बाद मैंने तुम्हारे पिता को कभी नहीं देखा। खदान मालिक खदाने की तलाश में गया था, मगर जिंदा वापस नहीं लौटा। उसकी खदान बंद हो गई। गांव में रहने वाले कुछ और लोग खदाने की तलाश में गए, मगर वो भी नहीं बचे। बाबा, क्या अब भी वो पत्थर खदान में है? नहीं बेटा, वो चमत्कारी पत्थर अब मेरे पास है। मैं अभी तुम्हें लाकर देता हूँ। क्या पता वो खजाना तुम्हारे ही नसीब में हो। कालू और गोरा वो पत्थर लेकर खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। कई घंटों तक लगातार चलने के बाद वो एक घने से जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां एक नदी बह रही होती है। गोरा, इस नक्शे के मुताबिक हमें इस नदी को पार करना है, उसके बाद ही हम खजाने तक पहुंच पाएंगे। पर भैया, नदी में तो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे में हम ये नदी पार कैसे करेंगे? चिंता मत करो भाई, मैं अभी लकड़ी की नाव बनाता हूँ, उसी पर बैठकर हम नदी पार करेंगे। कालू और गोरा ने जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटी सी नाव बना लेते हैं। नाव पर बैठकर वो नदी पार करने लगते हैं। तभी नदी के बीचों बीच नाव में पानी भर जाता है और दूसरे किनारे पर बैठा गोरा नदी में गिर जाता है। भैया भैया, मुझे बचाओ भैया, मुझे बचाओ, मुझे मगरमच्छ खा जाएंगे। गोरा को एक मगरमच्छ मुंह में दबाकर पानी के अंदर ले जाता है। गोरा गोरा गोरा, मेरे भाई, कहाँ हो मेरे भाई? तुम कहाँ हो? गोरा, तुम जवाब क्यों नहीं देते भाई? गोरा पानी में डूब चुका था और कालू नाव पर बैठे बैठे रोता रहता है और थोड़ी देर में नदी पार हो जाती है। कालू रोते रोते आगे बढ़ता है, तभी उसे एक भालू उसकी तरफ आता दिखाता है। कालू अपनी सांस रोककर जमीन पर लेट जाता है। भालू उसके पास आकर उसे सूंघता है और मरा हुआ समझकर वहां से चला जाता है। कालू की जान बच जाती है और वो उठकर आगे बढ़ता है। नक्शे के हिसाब से अब मुझे इसी दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ना है, शायद वहीं पर गुफा है। थोड़ी देर चलने के बाद कालू गुफा तक पहुंच जाता है। वो देखता है वहां एक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। कालू के कदमों की आहट सुनकर वो आंखें खोल लेते हैं। उसके हाथ में चमत्कारी पत्थर देखकर कहते हैं, बहुत भाग्यशाली हो बेटा, तुम में से पहले इंसान हो जो गुफा तक पहुंच सका। पर खजाने के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? ये राज तो कुछ ही लोगों को पता है। कालू उन ऋषि को अपना परिचय देता है और पिता की मौत के बारे में भी बता देता है, जिसके बाद ऋषि कहते हैं, बेटा, जिन लोगों के कारण तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, क्या उन लोगों के अब बदला लेना चाहोगे? क्या इसी उद्देश्य के कारण तुम ये खजाना पाने की चाहत रखते हो? हे ऋषिवर, नहीं, मैं किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहता। मेरे मन में प्रतिशोध की भावना नहीं है, क्योंकि प्रतिशोध से सिर्फ एक नए प्रतिशोध की उत्पत्ति होती है। पिता की मौत का मुझे कोई दुख है, मगर उससे भी बड़ा दुख अब यह है कि मैं खजाना लेने के लिए अपने भाई के साथ यहाँ आया था, मगर रास्ते में मेरे भाई को मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया। मैं तुम्हारे विचारों से प्रसन्न हूँ। जाओ, गुफा के अंदर जाकर खजाना ले लो और चिंता मत करो बेटा, जब तुम खजाना लेकर लौटोगे तो तुम्हारा भाई तुम्हें जीवित मिलेगा। ऋषि की बात सुनकर कालू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता
और वो प्रसन्न होकर गुफा के अंदर जाता है और ढेर सारा सोना चांदी हीरे जेवरात इकट्ठे कर लेता है और ऋषिवर से विदा लेकर वापस लौटने लगता है। तभी नदी पार करने के बाद उसे गोरा रोते हुए वहीं बैठा मिलता है। कालू भैया, तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। ये देखो भाई, इतना सारा खजाना, चलो उन बूढ़े बाबा के पास चलते हैं। गोरा खजाना देखकर बहुत खुश होता है और दोनों भाई पहले माधवपुर पहुंचते हैं। वाह बच्चों, तुमने तो वो कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तुम अपने पिता की तरह बहादुर हो। बाबा, आप हमारे साथ चलो, हमारे घर में हमारे पास ही रहना। कालू, गोरा और बुजुर्ग परतापुर गांव चले जाते हैं, जहां वो एक बड़ा सा घर बनवाकर उसमें सुख और चैन से रहने लगते हैं। वे देखकर गांव का हर व्यक्ति इनकी इज्जत करने लगता है।